गुड मॉर्निंग, नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं प्रमोद कौशल आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर। बात करते हैं जीएस प्लेटफॉर्म पर। तो अगर देखें तो इस पर लमसम आपको जीएस से जुड़ी हुई मैक्सिमम इंफॉर्मेशन है। कुछ ओल्ड पेपर है, कुछ करंट अफेयर की क्लासेस हैं, बहुत सारी हैं। अगर आप देखेंगे तो जनवरी से लेकर के अभी तक कंटिन्यूटी में क्लास करंट अफेयर की है। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो एक बार जरूर विजिट करो, चैनल से जुड़ो, देखो आपको क्या फायदा हो सकता है ना। ओल्ड बहुत सारे पीवाईक्यू है, पॉलिटी, हिस्ट्री, जीएस में मतलब देखेंगे तो मतलब भर का कंटेंट है, आप आराम से पढ़ सकते हो। करंट अफेयर तो बहुत ज्यादा विस्तार में है। तो ये 2 जून की न्यूज है जो आपको 3 जून की मॉर्निंग मिलनी चाहिए। जैसे आप कोई पेपर पढ़ते हो तो 2 जून का पेपर दिखता है, मतलब 1 जून की न्यूज है। 3 जून पेपर है तो 2 जून की न्यूज है। ठीक है, तो पढ़ते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे। रात में 10 बजे एक लाइव क्लास भी चलती है। आर ओ एसएससी, बैंक, रेलवे, जो भी आप कर रहे हो, करंट अफेयर्स कॉमन। ठीक है, तो यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो 2 जून की न्यूज है। ठीक है, जो आपको 3 जून को मॉर्निंग को पढ़नी चाहिए। अभी हाल ही में WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई। इसका हेडक्वार्टर जनेवा है। ठीक है, WTO की पहली महिला, ठीक है, डायरेक्टर जनरल है। हम चाहते हैं आप कमेंट करिएगा क्या नाम है उनका, हमने कई बार आपको पढ़ा रखा है। तो इसका आंसर पेरिस है। आइए थोड़ी इसकी व्याख्या देखेंगे तो पिक्चर क्लैरिटी क्लियर हो जाएगी ना। चलिए आइए। कह रहे हैं कि भारत 3 जून को पेरिस में WTO की एक बैठक में कृषि, मछली पालन समझौते और निवेश सुविधा के मुद्दे जो है उठाएगा। लगभग 25 व्यापार मंत्रियों की एक अनौपचारिक बैठक के दौरान चीन की अगुवाई वाले प्रस्ताव पर चर्चा होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल इस बैठक में भाग लेंगे। तो एक और ध्यान रखेंगे, इस बैठक में किसने शिरकत की? ठीक है, तो हमारे यहाँ जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी, वो 1 जून से फ्रांस और इटली की 5 दिवसीय यात्रा पर है। यानी मतलब कहने का वो ऑलरेडी विदेश में ही है। उनको 3 जून को पेरिस में WTO की बैठक अटेंड करनी है ना, ये बात ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, और इसके अलावा एक क्वेश्चन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, देखिए जितना हम करंट लाते हैं आप सबके लिए वो सारा इंपॉर्टेंट ही होता है। कभी कुछ ऐसा मान लो फिजूल का दाय बाय बोल लोग देते हैं, ये हो गया वो हो गया, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। भले क्लास 10 मिनट की ही चले, लेकिन कंटेंट बेहतर होना चाहिए जिससे बच्चे को पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, अभी हाल ही में पीएसयू मतलब होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में सबसे अधिक लाभ कमाने वाली कंपनी कौन सी बन गई? तो इसका आंसर है LIC। सेकंड नंबर पे SBI आता है। LIC भारत में सभी लोग जानते हैं कि इंश्योरेंस की एक सबसे बड़ी कंपनी है। इंडिया के वर्ल्ड में भी बहुत बड़ी पॉपुलर है। तो लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन SBI जो भारत का सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी और नाबार्ड ये थोड़े डिफरेंट बैंक है, मतलब कहने का ये डेवलपमेंट बैंक है। ठीक है, सिडबी जो है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर लखनऊ है, ये MSME को प्रमोट करता है। नाबार्ड हमारे क्या है, रूरल बैंक है, RRB वगैरह और कोऑपरेटिव बैंक को मैनेज करता है। ठीक है, चलिए। LIC पिछले वित्त वर्ष 2024-25 की जनवरी मार्च तिमाही में PSU में सबसे अधिक लाभ कमाने वाली कंपनी बन गई है। LIC का शुद्ध लाभ चौथी तिमाही में 38% वृद्धि के साथ रिकॉर्ड 19,000 करोड़ रुपए रहा है। अब सोचिए ये एक क्वार्टर का है, ये एक क्वार्टर का है, 19,000 करोड़ रुपए। जो सबसे ज्यादा इसमें इंडिया में टॉप PSU है, जो PSU मतलब क्या है कि जो सरकारी कंपनी उनमें सबसे टॉप पर है। इसके अलावा फिर नंबर 2 पे SBI है। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, दैट मीन्स यू कैन से FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। कभी कभी फुल फॉर्म भी आ जाता है कि FDI का फुल फॉर्म क्या है, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, करने में शीर्ष पर कौन सा देश बना हुआ है? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर सिंगापुर है। ध्यान रखना, कभी बड़ा कंफ्यूजन होता है। इत्तेफाक से चारों के चारों हमारे कहीं ना कहीं एक प्रकार से बड़े FDI होल्डर है, लेकिन सबसे नंबर 1 पे कौन है? सिंगापुर है, लगातार 7वें वर्ष। यहाँ पढ़िए, सिंगापुर लगातार 7वें वर्ष भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने में शीर्ष पर बना हुआ है, अच्छा टॉप पे मेंटेन कर रखा है। इसके अलावा कुछ और बातें जानेंगे। बीते वित्तीय वर्ष 2024-25 यानी जो वित्तीय वर्ष होता है वो एक जो बीत चुका है, बीतने मतलब ये है जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो अभी हमारे सामने से एक बीत चुका है, 24-25। राइट, बात क्लियर? एक फाइनेंशियल ईयर हमारे यहाँ से बीत चुका है। और इसके बाद
दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, हमारा फिर जो यानी प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर है जो चल रहा अभी, वो हमारा 25 से 26 है। मतलब कहने का क्या है, जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से हमेशा स्टार्ट होता है और 31 मार्च पे जाके एंड होता है। तो मतलब कहने का ये है कि एक फाइनेंशियल ईयर में 4 क्वार्टर हो जाते हैं ना, 3-3 महीने के ना। तो ये ध्यान रखेंगे। अब इसके अलावा क्या है कि सिंगापुर से $15 अरब का एफडीआई मिला हुआ था पिछले लास्ट ईयर। पिछले वर्ष कुल एफडीआई 13% बढ़कर $50 अरब का रहा था। यानी पिछले साल की बात कर रहे हैं, जो टोटल एफडीआई भारत में आया है वो $50 बिलियन का आया, जिसमें सिंगापुर $15 अरब का रहा है। बीते वित्तीय वर्ष में सिंगापुर के बाद मॉरिशस, अमेरिका, नीदरलैंड, संयुक्त अरब अमीरात का स्थान आता है। इस बार कुल एफडीआई $81 बिलियन रहा है, ये समझ जाइए। ठीक है, मतलब कहने का इस बार ये उनका एक अपना तकरीबन एक अनुमान है कि इस तरीके से आ सकता है ना। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे एक बार क्वेश्चन ये आ चुका है एग्जाम में, फिर भी आप इसको एक बार देख लीजिए। मई 2025 में जैसे आरओ वगैरह के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जीएसटी संग्रह कुल कितना हुआ है। जीएसटी सभी लोग जानते हैं एक इनडायरेक्ट टैक्स है, फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। आज के टाइम में जो भी कमोडिटी आप परचेज करते हो, चाहे मोबाइल ले रहे हो, चाहे लैपटॉप परचेज कर रहे हो, चाहे कोई आप दूध, बिस्किट, घी, जो भी आप पैक आप परचेज कर रहे हो, सब पर जीएसटी जो है लगा हुआ। जीएसटी की दरें अलग अलग है। अगर दरों की बात करें सर तो 5%, 12%, 18% और 28%, ये हमारी करेंट जो है दरें हैं। समय समय पर कुछ और भी चीजें जो है तो लगाई जाती है, इसकी वजह से और बढ़ते हैं रेट। अब इसमें जो राइट आंसर है वो इतना है। मतलब कहने का ये समझो ध्यान से कि इस बार जो मई मंथ है, क्योंकि अभी मई फिनिश हुआ, जून शुरू हो गया, तो हर मंथ इसके जो जीएसटी के जो डेटा है वो मंथली आते हैं कि इस मंथ में कुल कितना कलेक्शन हुआ। अब जीएसटी कलेक्शन हुआ है 2.01 लाख करोड़। इतना ज्यादा जीएसटी कलेक्शन बहुत बड़ी बात है। यानी आप एक मोटे मोटे तौर पे आइडिया लगाइए तो भारत का जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो एक साल का तकरीबन 24 लाख करोड़ बैठता है। तो बजट, जाहिर सी बात, हमारा जो बजट का डेटा है वो चला जा रहा है 50 लाख करोड़ के आसपास। क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स ये इतना है तो डायरेक्ट टैक्स भी कम से कम 18-20 लाख करोड़ से कम नहीं होगा। और यही वजह है कि फिर 7-8 लाख करोड़ रुपए जो है वो हमारी कहीं ना कहीं हमरा जो है लोन के तौर पे जो है लेते हैं, क्योंकि इंडिया को ग्रो करना है तो थोड़ा बहुत तो फिर माइनस में चलेगा चलेगा। अब इसमें पॉइंट क्या है कि जैसे ये हो गया डेटा, ये सब डेटा कोई खास नहीं है, इनको छोड़ दीजिए। अब सीधे पॉइंट पे आइए। घरेलू लेन देन व आयात में उछाल से ये किस वजह से बढ़ गया। घरेलू जो लेन देन था या आयात में उछाल से जीएसटी मई 2025 में सालाना आधार पर 16.4% बढ़कर 2.10 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है। जीएसटी लागू होने के बाद लगातार दूसरी बार, ठीक है, 2 लाख करोड़ के पार पहुंचा है। इससे पहले सरकार इससे पहले सरकार को जीएसटी के रूप में अप्रैल 2024 में क्या था, 2.10 लाख करोड़। ये पहली बार अप्रैल 2024 में डेटा कहां गया, 2.10 लाख करोड़। फिर और अप्रैल 2025 में 2.37 लाख करोड़, बहुत हाई चला गया। आप सोचिए, विश्वास नहीं कर सकते, 2.37 लाख करोड़ जीएसटी कलेक्शन हुआ है। ठीक है, कमाई हुई थी। और अभी जो हुआ है मई मंथ में, जो अभी आप पढ़ रहे हैं 2025 में हमसे मई मंथ में जो भी फिनिश हुआ है, वो डेटा ये चला गया है। तो ये भी हम लोग ध्यान रखेंगे। ये तीनों डेटा याद रखने आपको है, कभी भी कोई क्वेश्चन बन सकता है। अगर हम जीएसटी के मामलों में राज्यों की स्थिति की बात करें, क्योंकि राज्य को मिला के सब जीएसटी कलेक्शन होता है, तो इसमें नंबर 1 पे महाराष्ट्र है, सेकंड नंबर पे पश्चिम बंगाल है, थर्ड पे कर्नाटक है, चौथे पे तमिलनाडु है, जो सबसे आगे है क्रम से, जैसा कि लिखा हुआ है। बात क्लियर है ना। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बाकी ज्यादा जीएसटी पढ़ाने की नीड नहीं है, करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो करंट पे ही फोकस करना चाहिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया गया। इसका राइट आंसर 1 जून है। इसका थीम क्या है, लेट्स सेलिब्रेट द पावर ऑफ डेयरी। ठीक है, इसके अलावा कुछ एक बात और भी होगी जिसमें, ठीक है। अब इसके अलावा एक पॉइंट यहां पर यह है कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, नेशनल मिल्क डे, ये कब मनाते हैं, 26 नवंबर। और जब इसमें आई है बात तो यहाँ 1-2 पॉइंट और देख लेंगे हम। मिल्क की बात करते हैं तो एक पॉइंट आता है व्हाइट रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो व्हाइट रिवॉल्यूशन
इसके फादर कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ठीक है, जिनको मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको? कहते हैं मिल्क मैन ऑफ इंडिया, मिल्क मैन ऑफ इंडिया, राइट, इनको बोलते हैं मिल्क मैन ऑफ इंडिया। अब इसके अलावा क्या हो गया, एक पॉइंट और आता है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड रिलेट टू व्हाइट रेवोल्यूशन, ठीक है, ये सब पढ़ लेंगे तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएंगे। हम तो सारे बच्चों से कहते हैं आपके छोटे भाई बहन घर में और जो भी लोग हो और होते हैं अक्सर, आप सब, आप अकेले नहीं हो सर, आपके घर में बहुत सारे भाई बहन लोग होंगे, बहुत सारे मतलब 15-20 नहीं है, दो तीन चार सबके घर में होते हैं। हम यही कहेंगे कि उन सबको भी जोड़ो, क्योंकि उन सबका जीएस रीजन क्या है, हाई स्कूल इंटर जैसे पढ़ के आते हैं सर, उस आधार पर नौकरी नहीं मिल रही। फ्रस्ट्रेशन के मेरे पास कई सारे लिंक, कई सारे जो है हमारे पास मैसेज चैट होती है, कभी कभी मैं शेयर करता हूं, कभी नहीं शेयर करता हूं, तो फ्रस्ट्रेशन ना हो, इसका मतलब है सही से शुरुआत से पढ़ाई करोगे तो सिलेक्शन क्यों नहीं होगा, डेफिनेट हो जाएगा ना। चलिए, इस क्वेश्चन के बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, बहुत कोई खास क्वेश्चन नहीं है, मैं चाहता तो इसको इग्नोर कर सकता था। हाल ही में एशियाई एथलेटिक्स लीडरशिप अवार्ड गोल्ड पिन से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह है एडले सुमारीवाला, राइट। वर्ल्ड एथलेटिक्स की स्थापना 1912 में हुई, इसका हेडक्वार्टर मोनाको में है, ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ज्यादा इसकी व्याख्या दी नहीं हमने। हाँ, ये जो इंपॉर्टेंट है, ये पुस्तक पुस्तक सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लास करते हैं हमारे चैनल से या किसी प्रकार से आपको बेनिफिट मिल रहा है तो सारी पुस्तकें, सारे ब्रांड एम्बेसडर एक साइड नोट करके आराम से रख लो, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रही इंदिरा गांधी द ईयर दैट ट्रांसफॉर्म इंडिया नामक नई किताब किसने लिखी? कुछ ऑप्शन ऐसे दे रखे कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इसमें हमने 3 कांग्रेस लीडर के नाम दिए हैं, एक नाम डिफरेंट दिया हुआ है, श्रीनाथ राघवन इज द राइटर, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन तो वैसे भी एग्जाम में आने चाहिए, क्योंकि ऐसी प्लानिंग है कुछ इस तरीके की। हाल ही में भारत का पहला एआई केंद्रित या एआई केंद्रीय, एआई केंद्रित भी कह सकते हैं, वो जो लिखा है वो भी सही है, एआई केंद्रित, ठीक है, विशेष आर्थिक क्षेत्र जिसको एसईजेड कहा जाता है, ये कहां शुरू हुआ? कई बार एग्जाम में फुल फॉर्म में भी आया कि एसईजेड का फुल फॉर्म क्या है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, या ईपीजेड क्या है, तो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन ना, ध्यान रखेंगे एसईजेड और ईपीजेड। इसका राइट आंसर छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के नया रायपुर में। आइए थोड़ी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या यह है कि भारत का पहला एआई केंद्रित एसईजेड छत्तीसगढ़ के नया रायपुर में बनेगा। भारत में स्पेशल इकोनॉमिक जोन नीति 2005 में आई थी, जिसके अंतर्गत भारत का पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन गुजरात के कांडला में खोला गया था। ये सब पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे वगैरह में ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं जिसको आप कहते हो स्टैटिक जी के आया था ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करो। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, हाल ही में मेकांग गंगा देश के लिए बोधि यात्रा शुरू करने की घोषणा किसने की है? इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने 2 से 7 जून 2025 तक बोधि यात्रा आयोजित मतलब करेगा, जो बुद्ध से ही जुड़ी है, जो पर्यटकों को भगवान बुद्ध से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों पर ले जाएगी। पर्यटन विभाग ने मेकांग गंगा सहयोग के सदस्य देश, ये थोड़ा सा पॉइंट ध्यान रखेंगे, मेकांग जो गंगा सहयोग है इसके मेंबर कौन कौन है? तो थाईलैंड है, कंबोडिया है, लाओस है, वियतनाम है और म्यांमार है। सीख है, समझ गए? तो ये सब आसियान वाले देश है के प्रतिनिधियों के लिए बोधि यात्रा का आयोजन किया गया है और इस यात्रा का समापन 7 जून को सारनाथ में होगा। मेकांग गंगा सहयोग की स्थापना नवंबर 2000 में वियंतियाने में की गई थी, जो लाओस की कैपिटल है, ये भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्रिकेट, सॉरी यानी स्पोर्ट्स के लिहाज से। हाल ही में 40 वर्ष की उम्र में 800वां क्लब गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? पहले खुद भी ट्राई किया करो कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फिर इधर अपेक्षा करो क्या राइट है। तो इसका आंसर है क्रिस्टियानो जो है रोनाल्डो, ठीक है। तो पुर्तगाल के खिलाड़ी है क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अभी रिकॉर्ड अपने नाम किया है, जिसमें सऊदी प्रो लीग में सऊदी की टीम एआई नासर की ओर से खेलते हुए एआई फतेह टीम के खिलाफ अपना 800वां क्लब गोल पूरा किया है। और सेकंड नंबर बात करें तो अर्जेंटीना के लियोनल मेसी आते हैं, जिनके 753 क्लब गोल है, ठीक है, फुटबॉल में गोल होता है ना। चलिए इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की,
ठीक है, बिना किसी प्रकार क्या फिजूल का डिस्कशन किए हुए सीधे आप करंट अफेयर क्लास पढ़िए, टू द पॉइंट। हाल ही में भारत सरकार के अनुरोध पर इंटरपोल ने आर्थिक भगोड़े आर्थिक भगोड़ों या भगोड़े आर्थिक भगोड़ों को ट्रैक करने के लिए पहली बार कौन सा नोटिस जारी किया है। ठीक है, जो हमारे यहाँ इंटरपोल होता है, ठीक है, अभी बता देंगे इंटरपोल। तो इसका राइट आंसर है सिल्वर नोटिस। ठीक है, सिल्वर नोटिस इंटरपोल द्वारा विकसित एक नई सूचना व्यवस्था है, जिसके जरिए, थोड़ी सी व्याख्या पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा, जिसके जरिए सदस्य देशों को यह सुविधा मिलती है कि वो किसी भी संदिग्ध अपराधी की अवैध संपत्ति की जानकारी अन्य देशों साझा कर सके या उससे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इसी के तहत अभी भारत में इंटरपोल से 2 सिल्वर नोटिस जारी करवाए हैं। भारत ने किसके खिलाफ? शुभन शौकीन के खिलाफ और अमित मदन लाल के खिलाफ ये सिल्वर नोटिस जारी करवाए है ना। अब इसके अलावा हमारा अगला पॉइंट क्या है? अब अगला पॉइंट ये है कि जो इंटरपोल है ये अलग अलग रंग के 9 तरीके के नोटिस जारी कर सकता है, जैसे रेड नोटिस भगौड़े को जो है मतलब हिरासत में लेना, ब्लू नोटिस जानकारी प्राप्त करना, ऐसे बहुत सारे नोटिस हैं। तो इंटरपोल की बात करिए, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी फाउंडेशन 7 सितंबर 1923 में हुई। मुख्यालय मोस्ट इंपॉर्टेंट है लियोन फ्रांस में है। मेंबर कंट्री 196 है। पलाऊ इसका लास्ट कंट्री है। इंडिया ऑलरेडी इसका मेंबर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इंटरपोल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हेडक्वार्टर बहुत पूछा जाता है। और इसके बाद ये आज का लास्ट क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। क्या कह रहे हैं? हाल ही में एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है? कुछ ऐसे ऑप्शन दिए जाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। राइट ऑप्शन है दूसरा। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का 26वां संस्करण 27 से 31 मई 2025 के मध्य दक्षिण कोरिया में आयोजित किया गया। ठीक है, अब बात करेंगे, और इसका 25वां संस्करण 2023 बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था, लेकिन ये उतना महत्वपूर्ण आपके लिए नहीं है, एक जानकारी के तौर पे मैंने बता दिया कि 2-2 वर्ष पे हुआ। इसमें प्रथम स्थान पर चीन है, 19 गोल्ड है, 9 सिल्वर है, 4 ब्रॉन्ज है, टोटल 32 है। सेकेंड स्थान पे भारत है, 8 गोल्ड है, 10 सिल्वर है, 6 ब्रॉन्ज है, टोटल 24 है। थर्ड स्थान पर जापान है, 5 गोल्ड है, 11 सिल्वर है, 12 ब्रॉन्ज, टोटल 28 ना। ये रहा है ना। तो ये रहा करंट अफेयर आपका, बिल्कुल स्मूथली क्लास, कहीं कोई डिस्टर्बेंस नहीं, आराम से 10-12 मिनट का वीडियो आप अच्छे से पढ़ सकते हो, बढ़िया नोट तैयार कर सकते हो। ये सब सुविधा आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और जब चाहे तब करंट अफेयर पढ़िए, बट पढ़ते जरूर रहिए। सेशन कैसा लगता है तो एक बार जरूर कमेंट करिए, सर सही था और क्या कर सकते हैं बेटर, इसके लिए अपनी राय आप लोग दे सकते हो। यूट्यूब पर मैसेज करो, कमेंट, आपको जरूर कहीं ना कहीं रिप्लाई मिलता है। कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आपके छोटे भाई बहन बड़े जो भी है, किसी प्रकार की आपको कंपटीशन में हेल्प चाहिए तो मैसेज करो, हर हाल में सपोर्ट करेंगे। बस आप लोग सपोर्ट ये करना है कि चैनल को प्रमोट करने में थोड़ी हमारी हेल्प कर दो, बस इतना काम कर दो। ठीक है, थैंक यू सो मच, धन्यवाद आप सभी को।